नमस्कार। आज फैम हेल्थ लाइव पर हम आपको एक और खास विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हीलिंग विद कैंसर और हमें हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रही हैं एक्सपर्ट डॉक्टर सोफिया एसएन, जो है होलिस्टिक कैंसर कोच। सोफिया खुद एक केयरगिवर रही हैं और उन्होंने बीट्स कैंसर सोसाइटी यूएसए से अपना सर्टिफिकेशन किया है। वेलकम टू द शो सोफिया एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सोफिया, सबसे पहले हम आगे जाने से पहले अपने दर्शकों को आपसे सुनाना चाहते हैं कि आपकी खुद की जो पर्सनल जर्नी रही है एज अ हुँ। केयरगिवर, एज अ सपोर्ट पर्सन, थोड़ा सा अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में बताइए कि आपके लिए क्या कैसा रहा ये। तो करीब 11 साल हो चुके हैं, 2010 की बात है एंड मेरे हस्बैंड डायग्नोज़ हुए थे एंडीकार्सिनोमा स्टेज 4 कैंसर व्हिच इज़ अ स्टमक कैंसर से हुए थे डायग्नोज़ एंड तब काफ़ी सडन था हमारे लिए, एज भी ज़्यादा नहीं थी एंड स्ट्रगल काफ़ी किया क्योंकि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी एंड स्टमक का रिमूवल हो गया। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी थी हमारी, वो थोड़ी-सी हमारे लिए डिफ़िकल्ट रही क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं था कुछ ख़ास। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत अच्छे थे, सर्जरी अच्छे से हो गया। लेकिन जो बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए और जो बाकी हमारे को एक सप्लीमेंट्री केयर चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया। तो काफ़ी हद तक हमने इस मामले में स्ट्रगल किया, डायटीशियंस के पास गए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, लेकिन वो एक्सपर्ट्स नहीं थे इन कैंसर। तो वो एक मुझे लगी कि एक कमी है, यहाँ पे नहीं हो पाता है, काउंसलिंग नहीं की गई हमारी, ना फैमिली की गई, ना पेशेंट की गई। तो वो सब चीज़ें एंड कैंसर अगर आप समझें तो एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत भारी भरकम एक वर्ड के अलावा इट्स आल्सो जो समथिंग सबके दिमाग में एक चलता है कि कैंसर एक दौर से गुजरे हैं, तो एक लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ डिजीज हो जाती है। तो उस चीज में हमारे को सपोर्ट चाहिए था, काफी हेल्प चाहिए थी लोगों से जो हमें नहीं मिल पाई। जब मुझे ये लगा कि इस तरह के और भी कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं मिल पा रहा, जो मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने डिसाइड किया देन आई वेंट इन फॉर द सर्टिफिकेशन यूएसए से एंड उस सर्टिफिकेशन में करते समय मेरी आंखें खुल गई बिकॉज देयर वाज सो मच हैपनिंग जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वेलबींग, इन टर्म्स ऑफ मेंटल वेलबींग। काफी सारे टेक्निक्स और थेरेपीज अवेलेबल थे और अभी से नहीं, 1977 ऑलमोस्ट 1970 से अवेलेबल थे, लेकिन 2010 तक भी इंडिया में इसका इतना ज्यादा बोलचाल नहीं था, जिसकी वजह से हमारे तक भी नहीं पहुंच पाया। सो देयरफॉर वो जो एक कमी मुझे महसूस हुई, उसकी वजह से मैंने ये सर्टिफिकेशन की और उसके अलावा भी फिर काफ़ी सारे आगे जो उसके सप्लीमेंट्री एडिशंस जो कोर्सेज़ थे, वो भी मैंने। डॉक्टर सोफिया, आपने जो बात करी है काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन और इमोशनल एंगल आप बता रहे हैं। तो इसमें केयर गिवर एंड पेशेंट दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज हम काफ़ी डॉक्टर से भी पहले बात कर चुके हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम आपका है वही आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है इस तरीके की डिजीज से फाइट करने के लिए। So, what is it in holistic cancer care that handles caregivers and that handles the patient itself? सो व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक केयर और होलिस्टिक थेरेपीज, यहाँ पे हम 3-4 तरह के पैरामीटर्स को इकट्ठा हम लोग देखते हैं। तो हम अगर पहले पेशेंट की बात करें, तो हम वी टॉक अबाउट हिज मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, हिज न्यूट्रिशनल नीड्स एज वेल एज द फिजिकल वेलबींग। तो ये साथ-साथ जो हमारी डॉक्टर की ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके साथ-साथ चलता रहता है कि हम उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं पेशेंट की, कि व्हाइल दे आर अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए सो दैट जो कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट चल रही है, वो उसको सपोर्ट करके उसको बूस्ट करता है सो दैट द मेडिसिन्स आर एबल टू वर्क बेटर। इमोशनली, फिजिकली एक कैंसर पेशेंट काफ़ी हद तक बहुत मेंटली एक इफ़ेक्ट हो जाते हैं, द फैमिली ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन हम अभी पहले पेशेंट की बात करें तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट डिप्रेशन तक पहुँच जाते हैं बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन एंड आपकी बॉडी एकदम चेंज हो जाती है।
बहुत कुछ आपके साथ हुआ होता है, इवन सर्जरी, सो इट्स वेरी इन्वेसिव, इट्स वेरी इंट्रूसिव। देयरफॉर जो एक पेशेंट का जो एक मेंटल वेलबींग होती है वो हिल जाता है। तो उस चीज का संतुलन बनाए रखना, वो बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एंड देयरफॉर हम ये सारी चीजें इकट्ठा देखते हैं। मोर ओवर जो हमारा एक अप्रोच है वो ये कहता है दैट देयर इज अ डीप इमोशनल कोरिलेशन बिटवीन कैंसर इटसेल्फ एंड a person and an individual. What I'm trying to say here is that हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, all of us, हम सारे सब लोगों के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं। वो कैंसर कई लोगों के अंदर सोमेटाइज क्यों होता है? Of course, nutrition based है। WHO खुद कहता है that 70 to 80% of cancer cases are based on nutrition. But other than that, there is a deep emotional correlation to different kinds of cancers and the personality that a person has. So there are certain books, and this is all backed by research, by heavy research over the years. And almost 4 decades of research says that not directly, but stress has greatly disturbed the body chemistry, which is necessary for cancer protection. Especially when it has been going on for a very long time. जब बहुत देर तक एक इंसान एक स्ट्रेस के दौर से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं कई तरह की बीमारियां, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर्स बोलते रहते हैं स्ट्रेस मेजर कॉज है कई सारी बीमारियों का। तो इवन इन टर्म्स ऑफ कैंसर, इमोशनली अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ही जिसको कहते हैं विक्टिमाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं द कैंसर सेल्स स्टार्ट रिएक्टिंग मोर, वहां पे वो कैंसर सोमोटाइज हो जाता है। उसके साथ क्या होता है दैट ये इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, which is also a study which is based on scientists who've done studies that the immune system, the nerve system, the endocrine system, all these systems are affected by stress, and therefore they kind of somatize as diseases once stress kind of peaks. In fact, there are books that are written. एक बहुत अच्छी book है which is called the Type C Connection, which is of course the Type Cancer Connection, which is written by Tomashok and Dreher. And वो ये कहते हैं that there are cancer prone personalities, which means that these kind of personalities are who've been repressed, जिनको कि दबाया गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत selfless होते हैं, उनकी भी कई बार पर्सनालिटीज होती हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो अंदर से फील करते हैं, बिकॉज उनका नेचर ऐसे हो जाता है दैट देव बीन सिंस द बिगिनिंग, उनको दबाया गया है कहीं ना कहीं। सो दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर वेरी कैंसर प्रोन, so to speak. And again, studies have shown that there are emotional correlates when we talk about patients. We say that, for example, a person who's not, where there is a lack of self-expression, then it can lead to throat cancer. When there is a lack of self-nurturing and a lot of other cases, then that leads to breast cancer and prostate cancer in men. So different kinds of emotional correlates can lead to different kinds of cancer. Therefore, when we talk about holistic treatment, we try and reach the reason why the cancer has somatized in the first place, so that we can keep the cancer patient well. You know, hum host ko, it's a very host driven approach, it's a very scientific approach, it's a very patient driven approach jo hamara approach hai. Therefore it is mental, physical, nutritional and emotional correction of the body, and that is why we call it a holistic approach. Very interesting, Dr. Sophia, because if when you start treating the patient, अगर आपको root cause पता चल जाती है problem की, ऑटोमेटिकली जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन एक कारण हो जाता है उनका, तो आपका ट्रीटमेंट फिर उनके मेंटल स्टेट से लेके धीरे धीरे न्यूट्रिटिव वैल्यूज वगैरह, and then obviously their operative and therapeutic other things that are taken care of. Coming back to what we were talking about, Dr. Sophia, there is we have also been promoting today's discussion as a discussion across emotional, nutritional and integrative therapies. अब इस पे भी थोड़ा सा डालिए, इमोशनल और न्यूट्रिशन पे तो हमने काफी डिटेल में बात करी, इंटीग्रेटिव थेरेपीज क्या होती है? So there are different kinds of therapies that we look at. When we say कि हमारे को stress reducing therapies हैं, for example, when we talk about stress reducing therapies, तो उसके अंदर different kinds of therapies होती हैं. Without delving too deep into it, we will, maybe there is something which is, of course, counseling तो is a very important part. Support groups are a very important part. Also, then there are different kinds of
depending on what the patient wants. These are all very individualized and tailor-made therapies. Hypnosis is a part of it, then Reiki is a part of it. Meditation and mindfulness is a very, very important part of it, where we try and reduce stress. So all these therapies are recommended to the patients, and then of course a plan is made where the patient picks and chooses whatever they are most comfortable with. So when we do our holistic coaching, we very firmly believe that we as coaches are only there to guide the patient. We are not going to make programs for you. We are not going to write it down and give it to you. हमें आपके साथ बैठना है और आपको जो पसंद आता है, आपके अंदर से जो चीजें निकलती हैं, वो बनेंगे प्लान के अंदर, एंड वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे. हम आपके ऊपर कोई भी चीज थोपेंगे नहीं, बिकॉज ये हमारा बहुत एविडली मानना है कि अनलेस पेशेंट इज नॉट ड्रिवन, वो अगर खुद से नहीं ठीक होना चाहेगा तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो एक जीने की चाह, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ को उसको समझाना कि देयर इज सो मच मोर ब्यूटी इन लाइफ, बिकॉज उसको उस चीज से हमको निकालना है कहीं ना कहीं, टू बी एबल टू गिव हिम अ बेसिक मोटिवेशन so as to go forward and lead life more fully and more completely. That is what we'd like to do. So integrative therapies के अंदर एक stress management आ जाता है आपका, दूसरा diet related आ जाता है आपका, तीसरा there are a lot of things that we also do like lymph purges, we do juicing, we do a lot of other therapies, जिसके अंदर की हम try करते हैं कि patient के अंदर से toxicity levels हम कम कर पाए. So that is the reason why these are called as complementary and alternative medicinal theories, or CAMs, or integrative therapies. इनके कई नाम हैं, but that is basically how it works. Okay, this is such a big study, Dr. Sophia. I think 3 या 4 एपिसोड तो इनको डिटेल में डिस्कस करने में ही लग जाएंगे. बट आई वुड लाइक टू टॉक मोर ऑन द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट. उससे भी जाने से पहले मैं एक जरूर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि केयर गिवर जो है, जो सपोर्ट सिस्टम है पेशेंट का, उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जो लोग आपके पास हेल्प सीख करने आते हैं उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा उस पर थोड़ी सा रोशनी डालिए कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके साथ कैसे डील किया जाए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो केयर गिवर्स के साथ, एंड बाय द वे एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने, एंड वो भी इसीलिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं पर्सनली गुजर चुकी हूँ इससे. तो अगेन जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है वो ये है कि बिकॉज द पेशेंट इज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर थिंग, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट पे ही रहता है. जो केयर गिवर जो उनके साथ साथ पूरा एक इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो द पेन्स दैट द केयर गिवर इज गोइंग थ्रू, वो कभी मतलब पूरा का पूरा नजरअंदाज हो जाता है. नोबडी एक्चुअली केयर्स अबाउट व्हाट द केयर गिवर इज गोइंग थ्रू, whereas the word itself states that all the care is given by the giver, and वो कहीं ना कहीं अंदर से पूरा खिंच जाता है, you know, with everything that is happening emotionally also, physically also. Therefore that caregiver needs to be nourished a lot more, because जब तक वहां से पॉजिटिविटी नहीं आएगी पेशेंट के पास पॉजिटिविटी नहीं जा सकती. So therefore a caregiver needs to be really really nourished and encouraged, and the support system for the caregiver, who himself is a support system for the patient, is very very paramount. तो कोशिश ये रहती है, there is something which we recognize in medical terms as the caregiver guilt. वो जो caregiver guilt है, अगर हम वो caregiver guilt को हम कम कर देते हैं तो caregiver burnout कम हो जाता है. There is also something which is called as a caregiver burnout. So we try and manage that. We try and implicate to the caregiver that आपका self worthiness और self love बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लिए टाइम निकालना है, आपको ना गिल्टी फील करते हुए अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी लाइफ को खत्म नहीं करनी है विद द पेशेंट. You know, हम लोग as especially as women, this is more in women, we tend to stop living our own lives and start living the patient's life, because उसके अलावा हम कुछ भी करते हैं हम बहुत गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे, सपोज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले और मैं कहीं कुछ जाके सपोज एक फ्रेंड के साथ बैठना चाहूँ या एक मूवी देखना चाहूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे वहां पे मेरा पेशेंट इस दर्द से गुजर रहा है और मैं यहाँ पे आके एक मूवी देखना चाहती हूँ. Why is that? But the importance of that has to be understood, कि अगर आप अपने आप को एक स्विच ऑफ करके ऑन करके फाइन ट्यून नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So therefore there is a complete program that is built. It's also kind of like the act of the joy of giving.
Unless you yourself have joy in yourself, you won't be able to impart joy. Therefore, that happiness to be cultivated in yourself is very, very important. And therefore, that program for the caregivers is why. इसी बात पे मैं अपने दर्शकों को पहले ये बता दूं कि हम लोग फैम हेल्थ पे काफ़ी सारे सपोर्ट ग्रुप्स खुद भी चलाते हैं और कैंसर के लिए बहुत स्पेशल सपोर्ट ग्रुप है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ famhealth.in/community पे आइए, अपने सवाल पूछिए, छोड़िए। और अगर आप डॉक्टर सोफिया से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमें सवाल भेज सकते हैं आप, और हम ज़रूर आपके सवालों का जवाब दिलवाएंगे। और उनसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसको भी हम कोशिश करेंगे फैसिलिटेट करने की। Coming back, Dr. Sophia, now comes back the fundamental question of the patient and the nutritional aspect of it. To delve into a little more in deep, um, एक तो है कि उनकी थेरेपी चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई सर्जरी करवा रहा है, कोई सर्जरी प्लस कीमो, रेडिएशन, सब कुछ करवा रहा है। तो इन सब के न्यूट्रिशन एस्पेक्ट क्या अलग होते हैं? इफ यू कैन गिव अस अ बिट इन डिटेल, and then we'll come to the part of, once they've gone through all of that, what should be their lifelong process of nutrition be thereafter. So, like I said पहले भी, ये बहुत individualized किस्म का ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, एंड हर एक की न्यूट्रिशन, इमोशनल, फिजिकल नीड्स बिल्कुल अलग होते हैं, हर एक टाइप के। तो ऑफ कोर्स व्हाइल यू गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, आपका जो न्यूट्रिशन रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी के अल्कलाइन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं विद कीमोथेरेपी। द एसिडिटी इन द बॉडी, सो टू स्पीक, इन लेमैन टर्म्स, इंक्रीजेस क्वाइट अ बिट। तो देयरफॉर द फूड्स दैट वी रेकमेंड ड्यूरिंग दैट टाइम इज वेरी डिफरेंट. While for another person who's probably going through a lymphoma treatment, or another person who's going through maybe a breast cancer treatment, that would be very different, because some people go through radiation, some people have only gone through surgery, जहाँ पे कि आपका वैसेक्टमी होता है और आपकी सर्जरी हो जाती है, उसके बाद कोई कीमो नहीं होता है. So different things for different patients. Therefore, diets are very different for all kinds of cancer and all stages of therapy where you are at. तो चाहे आप कीमो के अंदर हैं, चाहे आप सर्जरी हो गई है, सबके न्यूट्रिशन एंड डाइटरी नीड्स डिफरेंट होते हैं. The kind of juices that I recommend are different. The kind of foods that I recommend to maybe a breast cancer patient versus a lymphoma patient would be entirely different. So किसी को आयरन ज्यादा चाहिए, किसी को कुछ और ज्यादा चाहिए. So obviously the diet will change from person to person. And usually कैंसर के साथ एक जो अलाइंड प्रॉब्लम ये आती है कि एक सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके साथ एक दो चीजें और भी होती हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है. कभी किसी को हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, कभी किसी को कुछ और. तो वो सारी चीजें हमारे को, सो वाइल कैंसर से इसकी फाइबर ज्यादा देना चाहिए, हेमोरॉइड्स माइट से कि अरे आप कुछ और कीजिए. तो फिर ऑफ कोर्स हमारे को वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान बनाना पड़ता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट फॉर एवरी पर्सन. बट यस, देयर आर सम कैंसर फूड्स which are like superfoods of cancer, which in general I think will help cancer patients. So wo we can talk about maybe in detail later. ओके, डॉक्टर सोफिया, अगर मैं अब इसे थोड़ा सा जंप करके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे आऊँ, there is of course one entire lot of people जो genetically predisposed हैं because उनके family history है. Then आजकल हम बार बार कह रहे हैं कि pollution cause है, food में pesticides और ये सब है, वो causes हैं. तो जिनको है genetically predisposed हैं और अपने बच्चों को they want to give good food so that they can stay away from a disease like this as far as possible. What are the nutritive recommendations from you? देखिए, आई थिंक इन जनरल भी अगर मैं बात करूं तो देयर इज डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट is highly recommended for everybody, not just for people who want to prevent cancer. But if you talk typically about cancer, then yes, then there are some categories of food that are considered to be very good, so to speak. For example, we want to have foods which are very highly rich in antioxidants. There are foods that we want that increase the T cells in your body or increase the natural killer cells in your body. These kinds of foods are prevalent in some certain categories of food, which if we can increase, if suppose you have a hereditary issue in your family, then I guess then these are the things that you can start with, along with a
exercising regime, along with doing certain things for yourself which can reduce or stress management techniques that we speak of. Along with these, of course, nutrition then plays a very important role. To stick to nutrition, we'll say that then the categories of foods that we can look at are, for example, carotene or carotenoids that we say. These are foods that are very rich in antioxidants, and these are foods like aapke pumpkin ho gaye, carrot ho gaye, sweet potato ho gaye. All these foods are very, very good for you. Then what you can avoid is you should avoid a high level of animal protein. For example, animal protein has certain cells which are not very good for the body, and therefore it can increase the risk of cancer if you already have a history. Then foods that you can increase fiber, for example, is excellent for your body in terms of fighting cancer. Fiber rich foods in terms of legumes, in terms of rich vegetables and fruits, all these things that are rich in fiber are very, very good for you. And green tea is an excellent source of antioxidant that I recommend to most people. Flax seeds, again, a cancer superfood. Shiitake mushrooms, again, a super cancer food. So all these kinds of things are something that you can kind of incorporate into your diet. And of course, then there are particular kinds of diets that you should say, a plant-based diet or a lean protein diet that you can kind of incorporate into your daily food so that you can combat this disease better. Dr. Sophia, processed food and packaged food आजकल बच्चे भी जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए. However, the instances of availability are increasing day by day. Yes. Especially from the younger generation perspective, when you want to make food थोड़ा सा interesting बनाना है उनके लिए ये सब कुछ, तो उनको उसके बजाय में हम क्या-क्या खिलाने दे सकते हैं और कैसे-कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? इसका काफी लंबा जा सकता है, of course, because I've done an entire course on child nutrition from Stanford. So there are major rules on, in fact, even how you can plate your food to make it more interesting for children. How is it that you can encourage them to maybe inclusivity is very important. जब आप especially आजकल बच्चे घर पे हैं, आप बच्चों को अपने साथ इंक्लूड कर लीजिए किचन में थोड़ी देर के लिए, उनके साथ बनाइए, तो the joy of cooking kind of helps them to get into the kitchen and eat homemade cooked meals in a better way. You know, sitting around a table as a family and eating food and making that entire experience fun, for example, is another way to induce the younger generation to have meals together and cooked meals together instead of just picking up a fast food and, you know, going along with it. So there are multiple things that you can do. And of course, when you're portioning the food, how is it that you can portion the foods better so that the children, take part in, and how is it that you can make snacks more interesting for children so that even though they are made at home, it still delivers that sort of interest or enchantment to a child. All that is yes, a part of something that, of course, we can talk about it for us, but it's very important as a parent, as to be a part of your child's food. I think even for working mothers, I would highly recommend that at least one meal or something, that if you can actually sit with your child and explain that this is what we're doing and try and make it fun and interesting rather than making it more knowledge based, I think that would work better with this category of Dr. Sophia, Indian palate में non-vegetarian is limited because as a country itself हम लोग कम consume करते हैं. और हर दिन जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ बर्ड फ्लू आ गया है, कुछ हो गया है. So you're constantly staying away from whatever is available as well. So to compensate protein intake, where do we derive our protein source from? बहुत sources हैं. Vegetarian में तो there are a lot of sources of protein, so to speak. Soya bean, which is a very highly neglected form of protein, and which is a very good form of protein. Egg white, अगर आप खा सकते हैं, अगर अंडा खाते हैं, तो even that is a very nice source of protein. आपका दाल्स हो गए, different kinds of legumes.
have a very high sense of protein. Your even other sources जैसे आपके राजमा, चूल, इन सब में प्रोटीन्स होता है. तो इनकी भी आप कई कई तरीके से चीजें बना सकते हैं to make it more interesting. जैसे हम बच्चों की भी बात कर रहे थे, it doesn't always have to be in the form of a gravy. It can be in the form of patties or anything that you so desire to make. Quinoa, all these things are very आजकल readily available है इंडिया में ये सारी चीजें. तो all these forms of protein अगर आप increase करना चाहते हैं अपनी body के अंदर, and I am not against small supplements also. अगर आपको vitamins देने हैं बच्चों को off and on, तो even those are not bad. Of course, it has to be prescribed by your doctor, but sometimes just to increase that amount of vitamin inside your child's body, that is also not a bad thing. But otherwise आपके अपने food में ही इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, in all sorts of vegetables, in all sorts of fruits. Fruits and vegetables का अगर आप अपने बच्चों को एक habitually बना सकते हैं, that to consume more fruits and more vegetables, I think उससे बढ़िया gift हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते. डॉक्टर सोफिया, फैट का कितना रोल है अपनी डाइट में, और अगेन what is the right kind of fat that needs to be consumed? And I mean this for everyone, including patients who are going through cancer, have हाँ. been through it and are So, coming back to a better and more healthier lifestyle. और जो लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं उनके लिए भी फैट्स का कितना रोल है और किस टाइप का फैट कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन. इंटरनेट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. तो फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. fats is not all bad. First of all, हम fat का नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं सारे के सारे. No, that's not true, because unsaturated fats, for example, are very good for. If you talk about unsaturated fat, जैसे उसके अंदर आपका omega-3, omega-5 rich जो foods होते हैं, they are in fact almost important. उसके बिना हमारी body function नहीं कर सकती है. So while some sorts of fats are very bad for the body, there are some very good sorts of fats also. So you need to consider कि आप कौन सा फैट खा रहे हैं. तो जैसे आप फॉर एग्जांपल वॉलनट्स हैं, आपका जो अखरोट होता है, दैट इज वेरी रिच इन ओमेगा-3. तो वो उस तरह का फैट अगर आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. Then lean fish is very good. That is also very rich in omega-3. Some sorts of oil are also very good for the body. जैसे आप जरूरी आप बहुत ज्यादा ये जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स आजकल मार्केट में मिलते हैं उस तरह का अगर आप ना लें और आप प्योर ऑयल लेते हैं, जैसे आप olive oil लीजिए, which is like a pure olive oil, that is very good for the body. Flaxseed oil is very good for the body. Then the bad oils are the omega-6 oil, जिसको हम बोलते हैं corn oil या soybean oil या cotton seed oil. ये सब जो oils होते हैं, these are bad fats which should be avoided inside the body. But good fats, like I said, are very important. So you should know कि आप unsaturated fats जब खा रहे हैं तो वो आपकी body को benefit करेगा. So just that differentiation to understand is better. Okay, we have a couple of questions. Somebody on the community wants to know, can you share the details of the caregiver programs? Maybe you can mention one or two that are available. Anyway, I would like to remind our viewers that if they would like Sophia's help, अगर वो जुड़ना चाहते हैं सोफिया जी से, तो हमें support@famhealth.in पे जरूर लिख सकते हैं, या हमारे कम्युनिटी पेज पे जाके सवाल छोड़ सकते हैं, that is famhealth.in/community पे, और हम जरूर आपको डॉक्टर सोफिया से जुड़ाएंगे. Dr. Sophia, if you can mention what are the programs for caregivers that they can subscribe to get some help when they are helping with their own cancer So again, patient. kinds of caregiver programs. Again, we help in emotional. Again, it's a holistic program. जहाँ पे हम caregivers को we try and give them the support that they require at that point in time. So जब किसी caregiver से हम बात करते हैं, and especially this is again a topic very close to my heart, because me myself having been a caregiver for the last 11 years, I've been through the journey, so I understand that a caregiver's requirements are plenty. एक पे सिर्फ एक emotional requirement पे वो खत्म नहीं होती है. There are different kinds of needs that a caregiver has to go through. So, given उस टाइम पे उनकी क्या needs हैं that need to be addressed, and mostly and purely emotionally, motivationally to be able to propel them to, so that वो आगे वो जाने कि वो अकेले नहीं है इस लड़ाई के अंदर, and there are so many things they can do to improve the quality of their own life, personal life. आप कैसे improve कर सकते हैं? Of course, ताकि आप अपने patient को एक तो
सपोर्ट भी ज्यादा कर पाए, आप उनका भी समझ पाए कि वो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर। बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने लिए वक्त निकाल के कैसे अपने आप को बर्नआउट से और फटीग से बचा सकते हैं, उस चीज के हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं, so we give you certain tips and certain advice as to आप वो burnout fatigue कैसे, that caregiver guilt कैसे कम कर सकते तो डॉक्टर सोफिया, जब आपके पास आते हैं पेशेंट्स, even while they may be undergoing a treatment for cancer or post the treatment, when they come to you, आपके क्या basic requirements होते हैं? Do they must they accompany you with a caregiver? Is that kind of a mandatory underlying thing? And what about people who are a little skeptical because mainstay treatment is always something they tend to believe and trust a little more than following all the other tips. Right. So इसमें again there is no rule of thumb. कई तरह के पेशेंट्स हैं, कई बार फैमिलीज आती हैं मेरे पास जिसके अंदर की द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट इज देयर प्लस द पेशेंट प्लस द स्पाउस, दे कम टू मी समटाइम्स. First the caregiver will approach me, talk to me about it, and then I speak to the patient one to one. But wherever and whatever it is that we're talking about, of course, and this is again an unsaid rule of our profession, that there is always a confidentiality which is maintained, चाहे वो caregiver मेरे से बात कर रहा हो या patient उसी family का भी मेरे से बात कर रहा हो, कभी भी there is never an interspersing of the conversations that has happened. Therefore कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में आएंगे, कभी अलग आ जाते हैं दोनों, कभी साथ में आ जाते हैं, कभी उनको मालूम होता है कि दोनों मेरे से बात कर रहे हैं, कभी उनको नहीं मालूम होता. It all depends on what the patient wants and how they want to proceed in that particular therapy. तो उसका कोई गिवन नहीं है. बट हाँ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है अगर पहले एज अ फैमिली आते हैं तो डायनेमिक्स समझ में आ जाते हैं. ऑफ कोर्स देन इट्स ओनली द पेशेंट एंड आई हु आर टॉकिंग और द केयर गिवर एंड आई हु आर टॉकिंग, देन इट्स अ वन टू वन थेरेपी. कभी भी इट इज नॉट अ वेरी टोटल थेरेपी नहीं होता है, बिकॉज जो मेरी थेरेपी है वो एंटेल करती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजों पे भी जाती हूँ, तभी मैं उनको इमोशनली हील कर सकती हूँ. तो देयरफॉर इट इज यूजुअली अ वेरी वन टू वन थेरेपी. लेटर ऑन इनिशियली सेशंस में एक दो जने हो सकते हैं. एंड एज टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज की आई फॉरगॉट व्हाट वाज. लोग ये और जब वो मेन स्टे ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, तब जब उनको in the middle of that, would they be comfortable with the idea of depending on nutrition and emotional needs? It requires a lot of courage, right? When you're undergoing a treatment, आप कैंसर के बीच में हैं, आप काफी सारी चीजों से जूझ रहे हैं, और कोई अगर आपको ये बोले कि नहीं, न्यूट्रिशन से फर्क पड़ेगा, इमोशनल अपना करोगे तो फर्क पड़ेगा, it takes a lot to accept that. It does, but more importantly क्या होता है विशाली जी कि जब इस दौर से कोई गुजर रहा होता है ना, तो ये नीड अपने आप ही अराइज करती है. एंड ये मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि ये बहुत बार अराइज करती है, एक बार नहीं. अगर आप जैसे किसी चीज से गुजरते हैं तो इतने ज्यादा डीप इमोशंस होते हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, दैट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार काश कोई हेल्प कर दे, काश कोई सपोर्ट मिल जाए. एंड एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इस जर्नी के थ्रू ऐसा फीलिंग आती है कि काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, काश कोई मेरे साथ हो जो जो ये समझ सके, यू नो, इफ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई होप समवन अंडरस्टैंड्स, आई होप समवन कैन एम्पैथाइज एज टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. एंड बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इस चीज को हमें बहुत ज्यादा अंदर से निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. पेशेंट के अंदर भी, केयर गिवर के अंदर भी ये ऑटोमेटिक है जो आता है. बस यही है कि लोगों को मालूम नहीं है कि देयर आर people who are there willing to help. ऐसा सपोर्ट सिस्टम अब धीरे धीरे आने लग रहा है, ये मालूम नहीं है लोगों को. सो ये जरूर पहुंचाना है लोगों तक कि there are people who are willing to help you and hold your hand whenever the need arises, whenever you feel that there is a need. These things cannot be forced into patients because these are all supplementary treatments. We never like to interfere with whatever the doctor and the oncologist is already telling you to do. हम वो कभी नहीं करेंगे. And there are some things that we will sometimes recommend to the patient कि आप please अपने oncologist से पूछ लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं, because obviously he knows your body type better. So while we will see all the reports, we will go through everything, there are some things that we will say कि आप please पहले doctor से पूछ लीजिए, because we don't want to interfere with the treatment. But otherwise, this is a need that is self-arising. आता ही आता है अंदर से.
हाँ, एक्चुअली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, आप और आपके जैसे जो लोग कर रहे हैं ये, कि आप, आई थिंक हॉस्पिटल्स शुड बी एनकरेज्ड टू डायरेक्टली आई put you एग्री। in touch with the patients and the families so that इसका जो इफेक्ट है और इसका जो ट्रीटमेंट है जो आपके साथ चलता है वो उसका ज़्यादा उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले. सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फिर से कि अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, केयर गिवर आते हैं, तो इज देयर टिपिकली ड्यूरेशन की ये पूरा का पूरा उनके साथ में जब आप हैंड होल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें यस। कितना टाइम लग सकता है, एन एवरेज? ऑल्सो आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द कम्युनिटी सेइंग दैट द केयर गिवर प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो कितना लंबे लास्ट करते हैं? टाइम बहुत मुश्किल है किसी का भी टाइम देना, क्योंकि कई लोगों के ट्रीटमेंट्स बहुत लंबे चलते हैं, कई लोगों के कम चलते हैं, कई लोगों को आफ्टर द ट्रीटमेंट इज ओवर ऑल्सो जरूरत पड़ती है, बिकॉज देन दे रियलाइज द गुड दैट द सपोर्ट सिस्टम इज डूइंग टू यू ऑफ अ काउंसलर, एंड देयरफॉर देन दे लाइक टू कंटिन्यू विद इट. कई लोग देन दे स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट, जो हम उनको एडवाइस देते हैं या जो हम उनको टेक्निक्स बताते हैं, when they become all right in adapting those techniques, then they're independent enough to say कि अब हम मैनेज कर लेंगे. तो कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, नहीं बताया जा सकता. कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी अपना संभल जाते हैं, दे से नाउ वी आर ओके टू मैनेज, या फिर अगर वो करेंगे भी दोबारा से एक सेशन करना चाहेंगे तो दैट विल हैपन मंथ्स आफ्टर. तो एंड विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिकॉज इट इज पर्सन टू पर्सन. एज अ काउंसलर वी हैप्पी if a person is able to move on and be able to, you know, kind of gather that courage and strength and be able to fly again. हमारा रोल ही ये है कि वो कर पाए ऐसा. But having said that, we are there for as long as they want us to be. उसमें कहीं पे भी हमारी तरफ से हम नहीं चाहेंगे कि कोई चूक हो या आपको कभी ऐसा महसूस हो कि अरे आई वांटेड समबडी और वो नहीं था अवेलेबल. तो दोनों ही सिनारियोज हैं. तो एक एक टाइमलाइन देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये नहीं मालूम कि आप कौन से स्टेज पे हैं in terms of emotion also. I'm not talking only in terms of the ailment. In terms of emotion नहीं मालूम होता है कि आप कौन से स्टेज में हैं. कई लोगों के पास बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको की टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है अंदर, वो निकालने में टाइम लग जाता है. और कई लोग बहुत सुलझ जाते हैं, जल्दी से उनका हो जाता है. तो अगेन जैसे कि एक मेंटल काउंसलिंग के साथ होता है, therefore in this case also the therapies differ. डॉक्टर सोफिया, टाइम तो हमारा निकलता जा रहा है. एक लास्ट सवाल मैं इमोशन के एंगल पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसी को जब भी कैंसर होता है, हम्म. इट डजंट, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स कि फैमिली को भी अफेक्ट होता है, अपने मेंटल फिजिकल फैकल्टीज भी पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें. तो उसके अलावा एक ट्रीटमेंट के बाद भी और पॉजिटिव ट्रीटमेंट के बाद भी एक हमेशा डर लगा रहता है रेकरेंस का. जी. और while one is the physical aspect of it कि अगर होगा कि नहीं होगा, second is the emotional aspect that you are constantly in a insecure state कि करेक्ट. ये मुझे दोबारा से आके बीमारी मेरे को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी वगैरह. जी. उन टाइप के पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है? दिस इज अगेन अ वेरी इमोशनल एंड मेंटल, बट एक चीज जो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि मेडिकली भी ये बोला जाता है कि अगर आप 5 साल तक रेमिशन में रहते हैं, उसके बाद आपके चांसेस ऑफ कैंसर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स पोस्ट से अबाउट 8 years और समथिंग, तो यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पेशेंट. जैसे मैं और आप हैं, वैसे ही एक कैंसर पेशेंट भी होगा इफ ही हैज बीन इन रिमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ से 8 years. तो 5 years मिनिमम अगर आप रिमिशन के अंदर रहते हैं तो आपके चांसेस ऑफ रेकरेंस ऑफ कैंसर आर एज गुड एज द सेकंड पर्सन दैट यू नो. सो देयरफॉर दैट इज अ मेडिकल फैक्ट. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि हमारे जो थेरेपीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली उनकी कोशिश यही रहती है that by all these holistic methods and by a well rounded approach, हम कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट रेमिशन में रहे for as long as possible. जब वो उस खतरे वाली लाइन से बाहर निकल आता है is when we are very satisfied कि अच्छा अब now he is as good as the other person, is when we can start taking it a little easy. But having said that, that doesn't mean कि हम 5 साल तक एक पेशेंट के साथ जुड़े रहते हैं. हम वो टेक्निक्स वो फैमिली को और वो पेशेंट को इतनी अच्छी तरीके से तब तक समझा सकते हैं कि फिर उसके बाद आफ्टर अ व्हाइल they know exactly how to handle their life, and if ever they have a question then they come back to us. It's not like 5 साल तक वो हमारे साथ बंधे रहते हैं, because the quality of life starts improving.
and the results are visible and for you to see. So yeah. Okay, just before we wrap up, Dr. Sophia, one last thing. अगर आप एक मैसेज के साथ छोड़ना चाहते हैं लोगों को कि एक बदलाव अपने जिंदगी में ले आए विज़-अ-वी कैंसर, तो वो कौन से एरिया में होगा एंड व्हाट शुड इट बी? आई थिंक एक ओवरऑल अप्रोच इम्पोर्टेंट है वैशाली जी। एक चीज बोलना मुश्किल है बिकॉज आपको जो चेंजेस लाने हैं वो लाने होंगे आपके लाइफस्टाइल में, विच इज डाइट, a good amount of exercise which is needed, and also in terms of stress management. ये तीन चीज अगर आप मैनेज कर पाते हैं as a well rounded approach, तो कहीं ना कहीं forget cancer, I'm talking about health in general, कहीं ना कहीं आपको results नजर आने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी कई सारे तरीके होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो इंडिया में बहुत कम है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टिग्मा इन इंडिया, दैट पीपल आर हेसिटेंट टू रीच आउट। उन्हें लगता है कि अगर हम किसी से इस बारे में बात करेंगे तो लोग समझेंगे हम पागल हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। दैट स्टिग्मा हैज टू बी समवेयर इट हैज टू अनवाइंड। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे को कहीं चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरीके से अगर हमारे को एक इमोशनल कहीं पे डिस्ट्रॉट है, या हमको मेंटल कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, या इमोशनल कहीं पे कुछ एक प्रॉब्लम है, you have to reach out to a specialist, reach out to a person who's certified, who's practiced, who's medically certified. आप जाइए, आपको डिफरेंस पता चलेगा विज़िबी एक आप नॉर्मल किसी से बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो डिफरेंस नजर आएगा, एंड प्लीज डोंट हेजिटेट टू डू दैट। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम। आपने इतने अच्छे से इतनी सारी चीज़ों पे हमारे को नॉलेज दी है, हमारे दर्शकों को नॉलेज दी है। मैं फिर से एक बारी अपने दर्शकों को बता दूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो famhealth.in पे ज़रूर आइए। famhealth.in/community पे आप आ सकते हैं, सवाल छोड़ सकते हैं, या support@famhealth.in पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड अगर आप डॉक्टर सोफिया से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमें प्लीज रीच आउट टू अस and we will definitely facilitate that. Thank you so much again, once again, and we will definitely continue this discussion on the different aspects of holistic healing with cancer. Thank you So much for having me. Thank you.